नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं दयानंदियन आज आप लोग को एनसीईआरटी इतिहास जो कि कक्षा 6 से लेके 12 तक का जो वन लाइनर सार संग्रह अप्रोच बाय खान सर किरण प्रकाशन के द्वारा जो 6000 से ज़्यादा फैक्ट वाले क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग आज देखने जा रहे हैं। और उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि आगामी जो भी एग्जामिनेशन है जिसमें हम लोग इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सभी सब्जेक्ट के अच्छे से डिटेल से करने जा रहे हैं और इसको हम लोग 1 मंथ का टारगेट है। मैंने पॉलिटी का एक वीडियो बना के ऑलरेडी डाल चुका हूं और ये आज फर्स्ट क्लास है इतिहास का और इसमें हम लोग आज देखने जा रहे हैं। तो जो चैप्टर का नाम है उस चैप्टर का नाम आप लोग देखें, क्योंकि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए एंशिएंट हिस्ट्री में प्राग ऐतिहासिक काल पहला चैप्टर है और उसके अनुसार से जो भी है वन लाइनर फैक्ट वो आप लोग को कराने जा रहे हैं। तो देखिए, चलते हैं, शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला है, इतिहासकारों के अनुसार प्राग ऐतिहासिक काल में मानव जीवन सभ्य नहीं था। क्या इस काल में लिपि का आविष्कार हुआ था? तो नहीं। जब प्रागैतिहासिक इतिहासकारों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि प्रागैतिहासिक काल में मानव सभ्य थे ही नहीं, तो फिर वो उन्हें लिपि की आविष्कार कहाँ से आ सकती है? तो इसलिए ये आंसर इसका नहीं होगा। भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज का कार्य सबसे पहले किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो पाषाण कालीन सभ्यता की खोज का जो भारत में सबसे पहले शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1863 में कनिंघम के द्वारा। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कहां से पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए हैं? तो यह मद्रास, वर्तमान में चेन्नई कहलाता है, उसके पलवरम से प्राप्त किए हैं। पूरा पाषाण काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? पूरा पाषाण काल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जो कि शिकार व संग्राहक युग कहा जाता है। भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावृत ग्लेशिएशन काल की परतों से प्राप्त उपकरणों से मिलता है, जिसका काल 2,50,000 ईसा पूर्व बताया जाता है। उक्त उपकरण किससे निर्मित थे? तो वो पत्थर से निर्मित उपकरण थे। ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। बोरी नामक स्थल से खुदाई से प्राप्त नवीनतम जानकारी के आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पहले से माना जा सकता है। यह स्थल भारत के किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। पूरा पाषाण युग को मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले हथियारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा वर्ग, किसके आधार पे? तो पूरा पाषाण युग में जो हथियार यूज किए जाते थे, जो मृदभांड यूज किए जाते थे, उसके अनुसार से। तो इसे हम देखते हैं 3 खंडों में जो बांटा गया है। कौन कौन सा खंड है? पहला है निम्न पूरा पाषाण युग 2,50,000 ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच। जुरेसिक काल का माना गया है पूरी तरह से तैयार वृक्षीय जीवाश्म पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय जीवाश्म कहाँ पाया गया है भारत में? तो छत्तीसगढ़ में। किस संस्कृति को गड़ासा खंडक बटिकास्म संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? तो सोहन संस्कृति को गड़ासा खंडक या बटिकास्म संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल को नेवासा चरण की संज्ञा दी गई, क्योंकि इस काल के उच्च
कोटि के औजार नेवासा नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। यह स्थल भारत के किस राज्य में है? अर्थात यह कहा जा रहा है कि नेवासा स्थल जो पूरा पाषाण कालीन स्थल है वो आपको कहाँ मिला है? तो महाराष्ट्र राज्य में। चलिए, नेवासा के निकट किस स्थान से मध्यपुरा पाषाणी उद्योग और निवास के साक्ष्य मिलते हैं? तो चिरकी से प्राप्त हुए हैं। मध्यपुरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे और इस समय के औजार मुख्यतः किसके बनते थे? तो सल्क के बनते थे। फलक, बेधनी, छेदनी, कुरोचनी आदि मध्यपुरा पाषाण काल के मुख्य औजार थे और फलकों की अधिकता के कारण इस काल को किस नाम से जाना गया? तो जब ज़्यादा फलक की यूज हुई है इसलिए इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। तो मध्यपुरा पाषाण काल को एक अन्य नाम भी जाना जाता है फलक संस्कृति, क्योंकि उस समय फलक, वेदनी, छेदनी, खुरचनी आदि हथियारों का यूज किया जाता था। भदने किस काल का उपकरण है? उच्च पुरा पाषाण काल का भदने उपकरण है। किस घाटी सभ्यता के लोहंदा नाले से हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति मिली है? तो बेलन घाटी से लोहंदा नाले से हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति मिली है। पटने से किस पक्षी के 3 अंड कवकों पर आड़ी तिरछी रेखाओं से युक्त एक अलंकरण है? तो वो है आपका शुतुरमुर्ग पक्षी। उस पक्षी का नाम क्या है? शुतुरमुर्ग। अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम किन्होंने किया? तो जावा मानव ने अग्नि का आविष्कार किया। तो अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? तो जावा मानव ने किया था। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा। हस्त कुठार एवं विदारणी प्राचीन काल के सबसे परिचित उपकरण है। किसको प्रथम उपकरण निर्माता कहा जाता है? तो हैंडीमैन को। हैंडीमैन को जो है प्रथम हस्त कुठार उपकरण निर्माता कहा जाता है। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व को किस अन्य युग के नाम से भी जाना जाता है? तो शिकार और पशुपालन के नाम से भी जाना जाता है। किस काल में पहली बार मानव कंकालों को विधिवत रूप से दफन करने की प्रक्रिया शुरू की गई है? मध्य पाषाण काल में जो है मानव कंकालों को दफन करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। मध्य पाषाणिक प्रसंग यानी कि मध्य पाषाणिक काल में पशुपालन का जो प्रमाण था वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पशुपालन का जो प्रमाण है वो कई जगहों से प्राप्त हुआ है, जिसमें आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान आदि से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणिक उद्योग मूलतः क्या थी? तो मध्य पाषाणिक उद्योग जो मूलतः था वो आपका जामतीय था। कहाँ पर मध्य पाषाण काल के 500 से अधिक चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। भारत में मानव कंकाल मध्य पाषाण युग से प्राप्त होते हैं। शिवालिक क्षेत्र में से किसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? तो रामापिथेकस का। भारत में मानव कंकाल मध्य पाषाण युग से प्राप्त होते हैं और शिवालिक क्षेत्र में किस जीवाश्म मिला है? तो रामापिथेकस का। कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई है? कृषि की शुरुआत संभवतः 7,000 ईसा पूर्व के आसपास हुई है। कृषि की शुरुआत किस काल में स्थिर जीवन जनसंख्या वृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, चाक का निर्माण और मृदभांड का प्रयोग, अग्नि का व्यापक उपयोग किया जाने लगा? तो नव पाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के मध्य। मनुष्य ने वस्त्र निर्माण की कला किस काल में सीखी? तो नव पाषाण काल में मनुष्य ने वस्त्र निर्माण की कला सीखी। वर्ष 1860 में सर्वप्रथम
किसने उत्तर प्रदेश में टोंस नदी के किनारे उत्तर पाषाणी कालीन स्लेट प्राप्त किया? तो ली मूसियर ने। वर्ष 1872 में फ्रेजर ने किस स्थान को दक्षिण भारत का उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख स्थल घोषित किया? बेल्लारी को। नवपाषाण काल 7000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को अन्न उत्पादक युग के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थल से 5000 ईसा पूर्व का कृषि जन्य गेहूं और जौ की विभिन्न किस्में प्राप्त हुई मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन और कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। तो भारत में पशुपालन और कृषि का जो साक्ष्य है प्राचीनतम वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। धान्यों की खेती प्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? नवप्रस्तर काल में जो है धान्यों की खेती प्रारंभ हुई थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? तो मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज जो है वो आपका जौ है। व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा? तो नवपाषाण युग में पहले भोजन इकट्ठा करता था और नवपाषाण युग आते आते वो भोजन का उत्पादन करने लगा। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा है? तो कुत्ता है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश स्थित कोल्डीहवा से वन्य और कृषि जन्य चावल का प्रमाण मिला है, जो चावल का सबसे पुराना साक्ष्य है। यहाँ से प्राप्त धान की किस किस्म की नाम से जानी जाती है? तो ओराइजा सटाइवा के नाम से जानी जाती है। जो चावल प्राप्त हुआ है वो यहाँ पे ओराइजा सटाइवा के नाम से पहचाना जाता है। बेलन घाटी के किस स्थल से स्तंभ गर्त भी प्राप्त हुए हैं? तो कोल्डीहवा। बेलन घाटी का जो कोल्डीहवा स्थल था वहां से स्तंभ गर्त भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में लिपि का आविष्कार हो चुका था परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इस सभ्यता को किस काल का नाम माना गया है? तो आदि ऐतिहासिक काल माना गया है हड़प्पा सभ्यता को। मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु कौन सी थी? तो मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु तांबा थी। ताम्रपाषाण काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया और इस काल के लोग मुख्यतः किस समुदाय से संबंधित थे? ग्रामीण समुदाय से संबंधित थे। कहाँ के? तो ताम्रपाषाणी काल के जो लोग थे उस समय। चलिए आगे देखते हैं। ताम्रास में एवं ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, आहार और गिलुंद, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, कायथा एवं एरन और पश्चिमी महाराष्ट्र एवं दक्षिण पूर्वी भारत है। इनमें से किस स्थल के मृदभांड ताम्रपाषाणिक मृदभांडों में सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं? तो मालवा का जो मृदभांड होता है वो सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, इससे संबंधित सबसे बड़ा स्थल दैमाबाद को माना जाता है और दैमाबाद से बड़ी मात्रा में किस प्रकार की वस्तुएं मिली है? तो कांसे की वस्तुएं दैमाबाद से बहुत मात्रा में मिली है। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती, आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती है। किसको इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है? तो गिलिंद को जो है वो स्थानीय माना जाता है। ठीक है। बारह सौ ईसा पूर्व के लगभग ताम्रपाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया और केवल जोरवे संस्कृति कब तक जीवित रही? तो जोरवे संस्कृति जो थी वो आपका 700 ईसा पूर्व तक जीवित रहा। ताम्रपाषाणिक काल में चाक पर बने काले एवं लाल मृदभांडों का प्रयोग होता था और चित्रित मृदभांडों का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल के लोगों द्वारा किया गया? तो ताम्रपाषाणिक काल के लोगों के द्वारा किया गया। नौदा टोली से किस तरह की वस्तुओं के सबसे बड़े ढेर मिले हैं? तो अनाज वस्तुओं के ढेर मिले हैं। अब देखिए प्राचीन काल के मिट्टी के बर्तन।
प्राचीन काल के मिट्टी के बर्तन कौन सा कब यूज किया गया है। जैसे कि देखिए, काले व लाल मिट्टी के बर्तन ब्लैक और रेड वेयर जो है 2000 ईसा पूर्व के समय में इसका मिला हुआ है, इसे प्राप्त हुई है। इस कहाँ से, तो रंगपुर, लोथल, सोनपुर, नवदा टोली, नागदा और माहेश्वर से। और विशेषता क्या है, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। दूसरा क्या है, गेरुआ रंग के मिट्टी के बर्तन गहरे लाल और ओसीपी 1200 ईसा पूर्व में बदायूं, हरिद्वार, बिजनौर आदि गंगा घाटी में मिले हैं। क्या, गेरुआ रंग के मिट्टी के बर्तन, जिसे ओसीपी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल, पूर्व वैदिक काल में ये प्राप्त हुए हैं। चित्रित धूसर मृद मिट्टी के बर्तन PGW 600 ईसा पूर्व राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब में इसे प्राप्त किया गया है। कांस्य युग से संबंधित उत्तर वैदिक काल से ये प्राप्त है। उत्तरकालीन पोलिसदार मिट्टी के बर्तन 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य पेशावर, तक्षशिला, बानगढ़, शिशुपालगढ़, नासिक, उत्तर प्रदेश भारत के कई स्थान लोह युग से संबंधित है। कौन सा, उत्तरी कालीन पोलिसदार मृदभांड जो है वो आपको। दांतेदार पहिए से चित्रित मिट्टी के बर्तन जो है वो आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से 200 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। और उत्तरी चमकदार काली मिट्टी के बर्तन 600 से 500 ईसा पूर्व में उत्तर भारत के गंगा मैदान में, गंगा घाटी से प्राप्त हुई है। कौन, उत्तरी चमकदार काली मिट्टी के बर्तन। चलिए आगे देखते हैं। अब ताम्र पाषाण संस्कृति, ताम्र पाषाण संस्कृति के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, इसमें कौन कौन सा आता है। तो ताम्र पाषाण संस्कृति का जो उद्भव हुआ था, जिसे सिंधु पूर्व का सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सिंधु सभ्यता से पहले ही ताम्र पाषाणिक सभ्यता आया था और एक इसे सिंधु सभ्यता का मूल माना भी जाता है। मतलब इसका सिंधु सभ्यता का जो ओरिजिन है वो आपका ताम्र पाषाण संस्कृति को ही माना जाता है। और इस काल में पाषाण उपकरण के साथ साथ ताम्र उपकरण का भी भरपूर प्रयोग किया गया था। मतलब कि पत्थर के तो यूज होते ही थे, साथ में तांबा के भी औजार यूज किए जाते थे। सर्वप्रथम तांबे के उपयोग के कारण इसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अब मतलब ताम्र पाषाणिक युग को एक अन्य नाम, जिसको हम लोग चालकोलिथिक युग कहा जाता है। इस संस्कृति में चाक निर्मित लाल एवं काले मृदभांड का प्रयोग किया जाता था। मृदभांडों का जो आधार था, मृदभांडों का आधार पर इस संस्कृति का क्षेत्रीय उपखंडों में विभाजित किया गया। पहला पांडुरंग के मृदभांड वाली दक्षिणी क्षेत्र की संस्कृति, दूसरा क्वेटा, कुल्ली और अमरी नाल प्रमुख संस्कृतियां, दूसरा जो है लाल रंग मृदभांड वाली क्षेत्र की संस्कृति, जिसमें जॉब प्रमुख संस्कृति है। तो क्वेटा संस्कृति जो है वो आपका गुलाबी रंग लिए सफेद रंग के मृदभांड, जिन पर काले रंग की ज्यामितीय चित्रकारी की गई। इस संस्कृति की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ से कच्चे घर, अस्थिर व प्रस्तर उपकरण, अफगानिस्तान और ईरान के साथ व्यापारिक संबंध का साक्ष्य मिला है। किली, गुल मोहम्मद, दाबसादात, पिराक, दम्ब आदि इस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। कौन, क्वेटा संस्कृति के स्थल हैं। अब कुल्ली संस्कृति, यहाँ से मिले मृदभांडों पर वृक्षों से घिरे कुकुदामान यानी डिल वाले वृषभ का चित्रांकन मिलता है, जिसमें पैरों के बीच हिरण का अंकन है। यहाँ से अलंकरण युक्त नारी की मूर्तियां भी मिली है। और यहाँ पत्थर के दीवारों पर सफेद चूने लगाए जाते थे और मकान 2 मंजिले होते थे, कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे। तो कुल्ली संस्कृति जो वहाँ पे मकान 2 मंजिले होते थे, सफेद चूने का प्रयोग किया जाता था, मकान कच्ची ईंटों का ही बना होता था। अब अमरी नाल संस्कृति,
अमरी नल जो है संस्कृति आपका पश्चिमी बलूचिस्तान में विकसित, यह संस्कृति सिंध तक विस्तृत थी। यहाँ से पूर्ण समाधान के अवशेष मिला है। इस संस्कृति से पशु और नारी मूर्तियां नहीं मिली हैं और मृदभांडों पर दूधिया काले रंग का, नीले और हरे रंग के चित्रकारी की जाती थी। कौन सा संस्कृति था? तो अमरी नाल संस्कृति। अब जोरवे संस्कृति को देखते हैं तो यहाँ पर लाल मृदभांड पर काले और अलंकरण किया जाता था। राना घुड़ई, मुगल घुड़ई, परिआव घुड़ई और सूरजंगल, डबीर कोट, कोदानी आदि इस संस्कृति के प्रमुख स्थल से। पेंदीदार कटोरे यहाँ के प्रमुख पात्र है और यहाँ से नारी पशु लिंग योनि की मूर्तियां बनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो जोरवे संस्कृति से। अब कोट दीजी जो है बस्ती के चारों ओर विशाल सुरक्षात्मक दीवारों के अवशेष, पत्थर का चौक, कांसे की बनी मोटी चूड़ी, 6 दलीय पुष्पाकृति आदि प्राप्त हुई है। कहाँ से? कोट दीजी से। तो कांसे की बनी मोटी चूड़ी जो है, कभी कोई पूछता है किससे प्राप्त हुई है, कहाँ से? तो कोट दीजी से प्राप्त हुई है। रहमान ढेरी जो है, रहमान ढेरी आयताकार नगर के अवशेष, नगर के सुरक्षा है तो विशाल दीवार आदि का विशेषता कहाँ से है? रहमान ढेरी से। मेहरगढ़ जो है मिट्टी की बनी माँ मातृदेवी की प्रतिमा, कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, या मिट्टी की बनी मातृदेवी की प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो मेहरगढ़ से। तरकाई किलेबंदी के अवशेष, गेहूं, जौ, मूंग, मसूर, दाल, मटर के साक्ष्य, लीवान नामक स्थान जहाँ से पत्थर के औजार बनाने का विशाल कारखाना आदि मिले हैं, वो है। मुंडी गाक मध्य सदृश 2 विशाल भवन, धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग, मातृदेवी की प्रतिमा और कांसे की मुठदार कुल्हाड़ियां आदि मिली है। कहाँ से? मुंडी गाक से। बालाकोट विशाल इमारत, कुबल वाले बैर, पीपल का पेड़, अंकित सुंदर मिट्टी के बर्तन आदि बालाकोट से प्राप्त हुए थे। अब देखिए कुछ जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम किसी डिफिनेशन टाइप का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें इसे प्रागैतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है, पृथ्वी और मानव का विकास कैसे हुआ, उसके बाद आते हैं पाषाण उपकरण क्या है, कुछ प्रमुख तथ्य देखेंगे, फिर पुरातत्व विज्ञान के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, पुरातत्वविदों और इतिहासकारों की मान्यता है कि मनुष्य की सांस्कृतिक यात्रा लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व से प्रारंभ होती है। तो ऐसा पुरातत्वविद या इतिहासकार कहते हैं कि जो मनुष्य की संस्कृति है वो आपका 30 साल पहले इसकी शुरुआत हुई है। प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन सभ्य नहीं था, ठीक है, और इसलिए सभ्य नहीं था तो इसको लिपि का भी आविष्कार नहीं हुआ था, और इस काल के इतिहास के लिए लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। इसमें मानव जीवन अपेक्षाकृत सभ्य नहीं था और हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का भारतीय इतिहास इसी श्रेणी में आता है। ठीक है, अब देखिए आदि ऐतिहासिक काल। भारतीय इतिहास का वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन वे गूढ़ लिपि है, यानी कि उसे डिकोड नहीं किया गया है और जिसका अर्थ अभी नहीं निकाला जा सकता है। इस युग को पारिभाषिक रूप से साक्षर अभिलेखों से पहले का माना जाता है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि यह युग लिपि के आविष्कार से पूर्व के होते हुए भी उसके अत्यंत निकट थे। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में लिपि का आविष्कार हो चुका था परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को भी आदि ऐतिहासिक माना जाता है। तो आदि ऐतिहासिक जिसमें क्या होती है, लिपि तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल वह काल
जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिसमें मनुष्य सब हो चुका है, लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद का काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। यानी कि 600 ईसा पूर्व के बाद के जो इतिहास होते हैं उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। महाजनपद के आसपास के काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। पृथ्वी एवं मानव का विकास। पृथ्वी के इतिहास को भूला कालानुक्रम कहा जाता है और पृथ्वी की जो भूवैज्ञानिक समय सारणी को महाकल्पों में विभाजित किया गया है और महाकल्पों को कल्प और फिर कल्प को युगों में विभक्त किया गया है और पृथ्वी लगभग 4.8 अरब वर्ष पुरानी है। 4.8 वर्ष पुरानी मानी जाती है, जिस पर जीवन का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ माना जाता है। महाकल्प, इसका विभाजन विभिन्न कल्पों में किया गया है, जैसे कि पहला क्या है, आर्कियोजोइक कल्प है, दूसरा क्या है, प्रोटेरियोजोइक कल्प है, तीसरा क्या है, पेलियोजोइक कल्प है, चौथा मेसोजोइक है और पांचवा जो है वो सिनोजोइक कल्प है। मानव का विकास सिनोजोइक काल से ही संबंधित है और सिनोजोइक काल को टर्सरी एवं क्वाटरनरी काल में विभक्त किया गया है। क्वाटरनरी युग के ही प्लीस्टोसीन खंड में अनुकूल जलवायु के कारण अफ्रीका में कई स्तनधारी जीव अस्तित्व में आए, जिनमें हमारे पूर्वज भी थे। तो कौन से युग में? क्वाटरनरी युग के ही प्लीस्टोसीन खंड में। लगभग 3.5 करोड़ से 2 करोड़ वर्ष पूर्व 3 से 4 फुट ऊंचा एक कपी समूह उष्णकटिबंधीय जंगलों से बाहर निकल आया और लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व तक इस समूह ने मैदानी क्षेत्रों में रहने का लिए अपने अनुकूल बना लिया और इनके हाथ मुक्त हो गए और ये अर्ध उत्तांत मुद्रा में चलने लगे। इस मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो रामापिथेकस, जो कि आपकी शिवालिक की घाटी से प्राप्त हुई थी, जो कि पहला मानव का साक्ष्य था। जो शाखा जंगलों में धरती पर रहने लगी वह महाकपी वर्ग हो गई और जो समूह खुले घास के मैदान में चला आया उसे ऑस्ट्रियोपिथेकस नाम दिया गया और यही मानव का आदि पूर्वज है। यही मानव का जो है आदि पूर्वज कौन है? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, जो कि घास में आ गए और जो कि धरती पर शाखाओं से उतर के जंगलों में ही धरती पर रहने लगे, उसे महाकपी कहा जाने लगा। यही मानव का आदि पूर्वज बना। पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्लीस्टोसीन युग में अधिक विकसित मानव इरेक्टस और पिथेकेंथ्रोपस का विकास हुआ और मध्य अत्यंत नूतन काल में पिथेकेंथ्रोपस का अर्थ होता है सीधा चलने वाला कपी। सीधा चलने वाला कपी मानव, सीधा चलने वाला कपी मानव। तो आप देखें रामाथिपिकेसस, ऑस्ट्रियोथिपिकेसस और पिथेकेंथ्रोपस तीनों का विशेष अध्ययन किया गया है। यहाँ पे पुराने मानव सम केवल अफ्रीका में पाए गए हैं, पर ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों से निकलकर चीन के समशीतोष्ण क्षेत्रों तक पाए गए। इरेक्टस के बाद नियंडरथल्स प्रकट हुए और जिसकी मस्तिष्क क्षमता लगभग आधुनिक मानव जैसी थी। उत्तर अत्यंत काल में होमोसेपियंस, इसका उदय लगभग 30,000 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। यह आधुनिक मानव का पूर्वज माना जाता है। तो आधुनिक मानव का पूर्वज किससे माना जाता है? तो होमोसेपियंस को माना जाता है। इसे क्रो मैग्नोन एवं चांस लेड ग्रेमाइल्ड आदि नामों से भी जाना जाता है। पाषाण उपकरण। वर्टिकास्म, पत्थर के वे टुकड़े जिनका किनारे पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते थे, इनको प्रयोग में हथौड़े की तरह प्रयोग किया जाता था। और कोर, जिस पत्थर को बार बार करके मतलब कि घिस के करके अभिष्ट रूप में ढाला जाता था, उसे कोर कहा जाता था। फलक,
पत्थर कोर से उतारे गए छोटे छोटे टुकड़े को फलक कहते थे। गड़ा सा पेबल से निर्मित दोधारी उपकरण था। हैंड एक्स मानव निर्मित हाथ की कुल्हाड़ी। क्लीवर जिससे हैंड एक्स के नुकीले सिर का पार्श्व एक जगह मिलने के बजाय समानांतर रूप से मिलते थे, वो क्लीवर्स थे। खुरचनी, खुरचनी जो है मोटे फ्लैग के एक या अनेक किनारों से घिसाई करके तेज बनाया जाता था, उसे खुरचनी कहते थे। और वेधनी जिस फ्लैग से एक जगह मिलने वाले दोनों किनारों के साथ साथ घिसाई कर दी जाती है ताकि एक पतला नुकीला काम करने वाला सिरा बन जाए, तक्षनी। इसमें दो कुछ झुके हुए तल जाते थे और पेचकस की सहायता से होता था। बेधक मोटी नोक वाला उपकरण। बेधक क्या है? मोटी नोक वाला उपकरण है। और कोर प्रणाली क्या है? तो इसके अंतर्गत किसी पाषाण खंड को छीलकर अभिष्ट पत्थर अथवा औजारों की आकृति दे दी जाती थी। कुछ प्रमुख तथ्य जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, इसे देखते हैं और यह इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। जैसे कि अग्नि का आविष्कार जावा मानव ने किया था, सही बात है। हस्त कुठार या विदारणी प्राचीन काल के सबसे प्रचलित उपकरण थे। हैंडीमैन को प्रथम उपकरण निर्माता कहा जाता है, ठीक है। भारत में मानव कंकाल और मध्य पाषाण युग से प्राप्त हुए। भारत में मानव कंकाल कब प्राप्त हुए थे? मध्य पाषाण युग से। कहाँ से? शिवालिक के क्षेत्र से। रामाथिपेकस के जीवाश्म शिवालिक क्षेत्र से प्राप्त हुए थे। वस्त्र निर्माण कला मनुष्य के नवपाषाण युग में सीखी थी। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण लहुरा देव उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। दमदमा हरियाणा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। विंध्य क्षेत्र के लेखिया उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। अब लास्ट जो है एक डिफिनेशन है जो कि आर्कियोलॉजी शब्द का है, जो कि पुरातत्व विज्ञान से संबंधित है। जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का क्रमिक स्तर में विधिवत उत्खनन किया जाता है या प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, उसे पुरातत्व कहते हैं। और 1856 में सर जॉन मार्शल ने भारत में पुरातत्व विभाग की खोज की थी। तो चलिए, इस तरह से इतिहास का जो है आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग खत्म किए। जय